बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 104 बुक का टॉपिक है सेट्स एंड लॉजिक्स, मॉड्यूल नंबर 36 और 37 इंशाल्लाह ताला इजी वे में यहाँ पे हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि यूट्यूब पे पहले भी लेक्चर शार्ट पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शार्ट हैं, टॉपिक्स को स्किप किया गया है और थ्योरम्स के जो प्रूफ हैं वो नहीं करवाए गए। और ये जो सब्जेक्ट है वो प्रूफ्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो अपनी तैयारी है वो इसी हिसाब से पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रूफ्स को लाजमी देखना है। अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ठीक है, तो वीडियोस को लाइक करें और दूसरा वीडियोस को शेयर करें दोस्तों में। और कोई मसला परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हमारा डी न्यूमरेबल सेट। इस सेट D इज सेट टू बी डी न्यूमरेबल आर काउंटेबल इनफाइनाइट। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो सेट डी न्यूमरेबल होगा उसको काउंटेबली इनफाइनाइट भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि डी न्यूमरेबल सेट जो है उसको काउंटेबली इनफाइनाइट भी बोलते हैं। और कोई सेट D जो है वो कब डी न्यूमरेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, अगर जो D है वो उसकी कार्डिनैलिटी सेम है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, यानी P इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सो ऑन जो सेट था, अगर उसकी कार्डिनैलिटी या उसमें जो D सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स के बराबर हैं, तो हम बोल देंगे कि जो सेट D है वो डी न्यूमरेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट है। दैट इज़ ए फंक्शन फ्राम D टू P। कि अगर इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर D सेट से आप फंक्शन अप्लाई करें P सेट पर, ठीक है, यानी कि D से लेकर P तक एक फंक्शन अप्लाई करें तो वो फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो दूसरी डेफिनेशन हमने कार्डिनैलिटी की यही पढ़ी थी ना, कि उनके दरमियान 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन मौजूद होना चाहिए, जिसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। यानी कि अगर दोनों सेट्स के दरमियान जो फंक्शन है वो ऑन टू या 1 to 1 हो जाए, दोनों हो जाए, तो हम उसको बाइजेक्टिव बोल देंगे। और जब इस तरह का केस हो जाएगा तो हम उसको सेट को डी न्यूमरेबल बोल देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल E एंड P सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मैं पीछे आपको बता के आया हूँ। और जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इवन इंटीजर, ये E जो है वो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है और P जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये दोनों क्या हैं, डी न्यूमरेबल हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन P है P से लेकर E तक, वो डिफाइन कैसे होता है, f ऑफ n इज इक्वल टू 2n। यानी कि ये फंक्शन f ऑफ n इज इक्वल टू 2n 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी कि ये बाइजेक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि P से लेकर E तक जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि E और P जो सेट्स हैं वो आपस में क्या हैं, डी न्यूमरेबल सेट हैं। E सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो P सेट की कार्डिनैलिटी के बराबर है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट चलते हैं काउंटेबल सेट्स पर। ए सेट इज काउंटेबल इफ इट इज़ फाइनाइट आर डी न्यूमरेबल। तो काउंटेबल सेट के लिए दो शराइत हैं कि या तो एक सेट जो है वो काउंटेबल कब होगा, या तो वो फाइनाइट हो या फिर डी न्यूमरेबल हो, ठीक है। दो सेट्स, यानी कि जब कोई सेट फाइनाइट हो जाए या डी न्यूमरेबल हो जाए तो हम उसको क्या बोल देते हैं, काउंटेबल हो जाएगा। एंड ए सेट इज़ नॉन डी न्यूमरेबल इफ इट इज़ नॉट काउंटेबल। तो अगर कोई सेट नॉट काउंटेबल है तो वो फिर नॉन डी न्यूमरेबल हो जाएगा, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है कि ए सेट S इज़ नॉन डी न्यूमरेबल इफ़ S इज़ इनफाइनाइट। तो वो कह रहा है कि एक सेट S जो है वो नॉन डी न्यूमरेबल है कि अगर वो सेट S जो है वो इनफाइनाइट है एंड S डज नॉट हैव सेम कार्डिनैलिटी एज P। तो एक सेट S जो है वो नॉन डी न्यूमरेबल कब होगा, जब एक सेट S जो है वो इनफाइनाइट होगा। और दूसरी शर्त ये है कि उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से ना मिलती हो। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की कार्डिनैलिटी जो है वो उसके बराबर ना हो तो सेट नॉन डी न्यूमरेबल हो जाएगा। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर उसकी कार्डिनैलिटी P के साथ मिल जाए तो फिर तो वो डी न्यूमरेबल बन जाएगा, ठीक है। तो नॉन डी न्यूमरेबल तब होगा जब सेट S इनफाइनाइट होगा और दूसरा उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो सेम नहीं होगी जिस तरह की कार्डिनैलिटी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एनी इनफाइनाइट सीक्वेंस, कोई भी इनफाइनाइट सीक्वेंस जो है इस शक्ल का, एस फर्ज करें A1 A2 A3 अप टू सोन, इनफाइनाइटली ये चलता जा रहा है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे अलग-अलग है। A1 जो है A2 के बराबर नहीं है, A2 A3 के बराबर, सारे अलग-अलग एलिमेंट्स हैं ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि सारे अलग-अलग एलिमेंट्स हैं। इज काउंटेबली इनफाइनाइट। तो ये सेट कोई भी जो इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। क्योंकि देखें कि लेट एक अगर फंक्शन हम अप्लाई करें P से S की तरफ, क्योंकि हमने जो चेकिंग करनी है कि कोई सेट डी न्यूमरेबल है या नहीं है, तो वो फिर
सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं उसके साथ हम फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये देखें, ये सेट एस है, इसका हमने फंक्शन बनाया एक सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, और फंक्शन को डिफाइन कैसे किया कि एफ एन इज इक्वल टू ए एन, यानी कि इसमें 1 डालें, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से हम इनपुट लेंगे, वो 1 ली तो एफ ऑफ 1 ए 1 के बराबर, 2 लिया तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू ए 2, इस तरह सो ऑन ये चलता जाएगा। तो देख लें कि सिमिलरली ऑल द सेट्स फॉलोइंग आर काउंटेबली इनफाइनाइट आर डीन्यूमरेबल। तो ये नीचे जो सेट दिए गए हैं या तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट है या फिर डीन्यूमरेबल हैं। तो देखें ये वाला सेट जो फंक्शन था, ये वाला सेट जो है वो भी इनफाइनाइट था और दूसरा काउंटेबली इनफाइनाइट है और डीन्यूमरेबल है, क्योंकि देखेंगे इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो हमने क्या किया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से मिला दी। ये देखें, ये पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट 3, चौथा एलिमेंट 4, इस तरह करके A1 को 1 के साथ, A2 को 2 के साथ, A3 को 3 के साथ हमने मैप कर सकते हैं। तो ये इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो सेम है जिस तरह की सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से। सेट ए देखें, ये 1 एलिमेंट को 1 पे मैप कर दें, 1/2 को 2 दूसरा एलिमेंट, 1/3 तीसरा एलिमेंट, 1/4 को चौथा एलिमेंट, इस तरह सोन चलते जाएँ तो 1/n जो है वो nth एलिमेंट, इस तरह चलते जाएँ, ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी ख़त्म नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि पी की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम है किसके, सेट ए की कार्डिनैलिटी सेम है पी के, ठीक है, यानी ए सेट जो है वो इक्विपोटेंट है सेट पी के। तो ये सेट जो है वो जो है डी न्यूमरेबल है या काउंटेबली इनफाइनाइट है। सेम इसी तरह ये वाला सेट 1 को 1 पे, -2 को 2 पे, 3 को 3 पे, 4 को 4 पे, इस तरह करके आगे 5 6 7 8 मैप करते जाएं, और ये nth टर्म है तो ये n पे मैप होगी। तो ये सेट भी जो है इसकी कार्डिनैलिटी भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, तो इसमें भी देखें कि जो कार्डिनैलिटी है, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर को 1 बोल दें, दूसरे को 2, तीसरे को 3। तो इस तरह आप एक आइडिया रख सकते हैं कि जिसके ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर सकते हैं, वो जो है वो डी न्यूमरेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, और उसकी जो कार्डिनैलिटी है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के बराबर होगी। इसी तरह ये वाला आप देख सकते हैं सेट, ठीक है। कंसीडर द प्रोडक्ट सेट पी क्रॉस पी, अगर आप कंसीडर करें पी क्रॉस पी यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें पॉजिटिव इंटीजर के साथ ही, तो दिस सेट पी क्रॉस पी कैन बी रिटन एज इनफाइनाइट सीक्वेंस एज। तो ये जो सेट पी क्रॉस पी का हमने पी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है पी के साथ, तो उसको हम इस तरह एक इनफाइनाइट सीक्वेंस की शक्ल में लिख सकते हैं। तो देखें, पहले 1 के साथ, पहले आप 1 एलिमेंट लें एक सेट पी का, ठीक है, इस सेट पी का 1 लें और उसको बाकी तमाम 1s के 1 2 3 4 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाएं। ये इसी तरह अप टू सोन चलता जाएगा इस तरफ को, यानी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ये इस तरह करके ये जो दूसरा पी होगा उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ पहले 1 अटैच होगा, फिर दूसरे 2 अटैच होगा। इस सेट से हम 2 लेंगे और इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता जाएगा, फिर इससे 3 लेंगे, फिर इससे 4 लेंगे और साथ 1 2 3 4। तो ये सेट इस तरफ को भी चलता जाएगा और नीचे की तरफ को भी चलता जाएगा, ठीक है, नीचे को भी चलता जाएगा और इसको भी चलता जाएगा। तो अगर हम इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको एक ख़ास तरतीब दे लें, ख़ास तरतीब किस तरह दे लें कि ये जो 1, 1 है इसको पहले नंबर पे रखें, फिर यहाँ से हम नीचे, ये जो मैं तीर लगा रहा हूँ इस पर आपने गौर करना है, 1, 1 से हम नीचे आएँ, 2, 1, 2, 1 से हम इस तरफ जाएँ 1, 2, फिर वहाँ से हम 1, 3 की तरफ जाएँ, फिर नीचे आ जाएँ 2, 2, फिर 3, 1 पे आ जाएँ, फिर यहाँ से हम नीचे 4, 1 पे आएँ, फिर यहाँ से ऊपर चलते जाएँ, फिर यहाँ से 2, 3 पर, फिर यहाँ पे 1, 4, फिर यहाँ से राइट साइड पर, राइट साइड से फिर हम नीचे लेफ़्ट की तरफ 2, 4, 3, 4, 2 एंड सो ऑन। इस तरह करके हम अगर इसको तरतीब दे लें तो फिर हम इसको एक सेट की शक्ल में लिख सकते हैं। वो सेट हमारे पास कौन सा है ये देख लें, ये हमने ये सेट बना लिया। देखें, पहला एलिमेंट 1, 1, फिर 2, 1, जो मैंने तीर लगाए थे ना, ये आपने उसी तरतीब से लिखने हैं, जो तीर जिस तरफ को तीर जा रहा है वो एलिमेंट आपने उस तरह लिखना है। पहले 1, 1 था, फिर 2, 1 पे गया, फिर 1, 2, फिर 1, 3, 2, 2, 3, 1 एंड सो ऑन। इस तरह ही वो तीरों को लेकर हम चलते जाएंगे। तो देखें, ये वाला ऑर्डर पेयर को 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, इसको 4। तो यानी इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी क्रॉस पी जो है वो क्या हो गया, इक्विपोटेंट हो गया सेट पी के, यानी कि इसकी हमने जो है काउंटिंग कर दी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। पी क्रॉस पी का जो सेट था उसको हमने जो है वो काउंटिंग कर दी
पी सेट के एलिमेंट्स के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ये सेट भी जो है वो इट इज़ काउंटेबली इनफाइनाइट या डी न्यूमरेबल भी इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेचुरल नंबर का सेट 0 1 2 3 4 सो ऑन चलता जा रहा है, इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो ये सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट भी है और इसको नॉन नेगेटिव नंबर्स भी बोलते हैं। नाउ ईच पॉजिटिव इंटीजर ए बिलोंग्स टू पी कैन बी रिटन यूनिकली इन द फॉर्म। तो यहाँ पे जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए जो है, जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, उसको हम यूनिकली लिख सकते हैं इस शक्ल में। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ए को, हमने इसको एक यूनिकली शक्ल में हमने लिखा है कि ए इज़ इक्वल टू 2 की पावर आर 2s + 1। यहाँ पे आर और एस जो है वो नेचुरल नंबर से आएंगे और ए हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होगा, सेट में से आएगा। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी सी देखते हैं, डिटेल देखते हैं कि हमने एक फंक्शन अप्लाई किया है सेट पी से नेचुरल n क्रॉस n पर। ठीक है, यानी कि हम एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से, और वो कहाँ पे मैप हो रहा है, n क्रॉस n पे, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल के एलिमेंट्स है। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल आती है। ठीक है, डिफाइंड बाई f ऑफ a इज इक्वल टू r, s, यानी कि फंक्शन में हम a यानी कि कोई वैल्यू पुट करते हैं जो सेट पी से आती है, क्योंकि देखें ए कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है। तो जब हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से ए पुट करते हैं तो हमें एक ऑर्डर पेयर मिलता है। तो देखें इस जो रिलेशन से हम देखेंगे कि हमें ऑर्डर पेयर कैसे मिल रहा है। तो देखें हमने यहाँ पे 1 पुट किया, एफ ऑफ 1 पुट किया, यानी ये 1 पुट किया तो हमें 0,0, यानी ये देखें n क्रॉस n, ये सेट p है और ये n क्रॉस n है। हमने 1 पुट किया तो हमें 0,0 मिला। कैसे मिला ये देखते हैं कि r और s दोनों यहाँ पे 0 लें, आप r और s क्या लें, 0 लें दोनों। तो इसमें आप पुट कर दें ये वाला। ठीक है, इस फंक्शन में पुट करें तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो देखें हमने 1 को कहाँ पे मैप किया, 0,0, यानी कि अगर हम 0,0 इसमें पुट करें तो हमें 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा फंक्शन जो है वो ठीक है। इसी तरह 2 जो है वो कहाँ पे मैप हो रहा है, 1,0 पे। अब आपने r की वैल्यू 1 ले लेनी है, s की वैल्यू 0 लेनी है। तो देखें जब आप इस रिलेशन में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 2। तो देखें ये 2 जो है वो 1,0 पे ही मैप हो रहा है ना, क्योंकि हमने एस और आर की वैल्यू 1,0 ली है। इसी तरह अगर आर की वैल्यू आप 0 लें और एस की वैल्यू 1 लें तो हमें ए की वैल्यू 3 मिलती है इस रिलेशन में। तो देखें 3 जो है वो 0,1। ठीक है, पहले आर की वैल्यू फिर 1 एस की वैल्यू, तो 0,1 हमें। इसी तरह 4 करेंगे तो किसी ऑर्डर्ड पेयर पे मैप होगा, वहाँ पे आर और एस की कोई डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। फिर 5 करेंगे किसी और ऑर्डर्ड पेयर पे जाएगा तो वहाँ पे भी आर और एस की वैल्यूज़ डिफरेंट होगी। तो इस तरह करके आप इसको देख सकते हैं। दिस एफ इज़ 1 to 1। तो देखें ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। एक के लिए हमें एक एलिमेंट मिल रहा है और हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई ए की वैल्यू मिल रही है। हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमें यहाँ पे ए की वैल्यू, देखें हमने ये ऑर्डर्ड पेयर लिया 0,0 तो हमें ए की वैल्यू 1 मिली, 1,0 लिया तो ए की वैल्यू 2, यानी कि हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमें ए की वैल्यू कोई ना कोई मिल रही है। तो ये ऑन टू भी है। तो इसका मतलब ये है कि n क्रॉस n जो है वो डी न्यूमरेबल है और इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो किसके बराबर है, वो p के बराबर है। इसलिए p क्रॉस p इज़ अ सबसेट ऑफ n क्रॉस n। तो जो p क्रॉस p है वो सबसेट है n क्रॉस n का। ठीक है, यानी p क्रॉस p का जो हमने सेट बनाया था ऊपर वो n क्रॉस n के सबसेट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम 1 है कि एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन्स अ सबसेट विच इज़ डी न्यूमरेबल। तो थ्योरम का कहना ये है कि हर इनफाइनाइट सेट जो है उसका कोई ना कोई ऐसा सबसेट ज़रूर होता है जो कि डी न्यूमरेबल हो। तो इसका प्रूफ देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई लेट हमने कर लिया कि ए जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है और हमने जो फंक्शन सपोज किया है वो पावर सेट ऑफ ए, यानी कि जो पहला सेट है हमारा उसमें पावर सेट्स ऑफ ए हैं। पावर सेट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी सेट ए के आप तमाम सबसेट्स को एक सेट में बंद कर दें तो वो पावर सेट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो पावर सेट से आ रहे हैं और फंक्शन उन पर अप्लाई होता है और हमें, तो देखेंगे यहाँ पे जो है जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो पावर सेट से आ रहे हैं। जब फंक्शन अप्लाई होता है तो हमें अगेन सेट ए के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो देखें हमने एक सीक्वेंस डिफाइन किया है कि A1 जो है वो एफ ऑफ ए है, यानी कि A1 पे हमने जब हम ए सेट पर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें एलिमेंट A1 मिलता है, यानी कि A1 क्या है यहाँ पे सेट ए का कोई एलिमेंट है। A2 पे जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं इस तरह के ए में से A1 एलिमेंट को निकाल दिया, पिछला एलिमेंट उसमें से निकाल दिया और फंक्शन अप्लाई किया तो हमें A2 मिल गया। इसी तरह हमने
फंक्शन अप्लाई किया ऐसे इस तरीके से कि ए में से हमने A1 और A2 को निकाल दिया, बाकी सब पे जब फंक्शन अप्लाई किया तो हमें A3 मिल गया। इसी तरह आप चलते जाएं तो AN हमें कैसे मिलता है? AN हमें ऐसे मिलता है कि जिस तरह A3 से हमने उससे दो पिछले एलिमेंट्स निकाले थे ना, A3 से हमने निकाले थे A1 और A2। अब AN से हम क्या करेंगे कि ए में से कौन से एलिमेंट्स निकालने से AN-1 एलिमेंट्स निकाल देंगे। ए सेट में से ये जो इस तरह करके मैंने लाइन लगाई है, इसका मतलब ये है कि ये निकाल दिए एलिमेंट, ये सेट ए में शामिल नहीं है। यानी कि सेट ए में से हमने A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN-1 एलिमेंट्स निकाल दिए, फिर उस पर फंक्शन अप्लाई किया तो हमें AN एलिमेंट मिल गया जो कि सेट ए का ही एलिमेंट है। तो होप्स हो कि ये फंक्शन आपको समझ आ गया होगा कि A1 हमें एलिमेंट कैसे मिलता है। ए सेट पर हमने फंक्शन अप्लाई किया तो A1 एलिमेंट मिला और वो सेट ए का ही एलिमेंट है कोई। A2 पे हमने A2 हमें कैसे मिला कि ए सेट में से हमने A1 एलिमेंट पहले निकाला, फिर उस पर फंक्शन अप्लाई किया तो A2 मिला। इसी तरह A3 कैसे मिला कि ए में से हमने A1 और A2 निकाल दिए, फिर फंक्शन अप्लाई किया तो हमें A3 मिला। इसी तरह सो ऑन चलते जाएं तो AN हमें कैसे मिला? AN हमें ऐसे मिला कि ए में से हमने A1 से लेकर AN-1 तक, क्योंकि हम पिछले नंबर तक निकालते हैं। यहाँ पे A3 था तो A2 तक निकाले, यहाँ पे AN है तो AN-1 तक निकालेंगे, क्योंकि AN से पिछला नंबर AN-1 है, तो वो निकाल के जब फंक्शन अप्लाई किया तो AN मिल गया। तो सिंस A इज़ इनफाइनाइट, तो हमने ये चीज़ ऊपर जो है लेट किया कि A जो है वो इनफाइनाइट है। तो अगर आप A में से ये सारे A1 A2 AN-1 तक अगर आप एलिमेंट्स निकाल भी दें तो ये सेट एम्प्टी कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ए सेट जो है वो इनफाइनाइट है। तो आप इसमें से जितने मर्जी दुनिया के एलिमेंट्स निकाल दें वो कभी भी सेट खाली सेट नहीं होगा, क्योंकि हमें उसमें से एलिमेंट्स बेशुमार पड़े हुए हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स पड़े हैं। तो आप उसमें से जितने मर्जी एलिमेंट निकाल दें तो वो कभी भी आपका खाली सेट नहीं होगा। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू P, तो आप देख लें कि कोई भी इसमें से आप n जो है निकाल लें जो n पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा हो, मतलब आप 1,00,000 एलिमेंट्स निकाल दें तो लेकिन वो तो इनफाइनाइट सेट है, उसमें तो मजीद एलिमेंट्स ए में पड़े होंगे। ठीक है, तो फर्दर मोर ये है कि AN इज़ नॉट इक्वल टू AI फॉर I लेस देन N। तो देखें कि ये जो A1 A2 A3 है ये सारे एलिमेंट्स बराबर नहीं है। A1 जो है वो A2 के बराबर नहीं है, A2 A3 के बराबर नहीं है, इस तरह करके। अब हमने ये जो इमेजेस का सेट था, देखें हमने A पे फंक्शन अप्लाई किया A1 मिला, इस पे फंक्शन अप्लाई किया A2 किया, A3 हमें इस पे मिला। तो ये जो इमेजेस, ये वाले जो इमेजेस इनको बोलते हैं, ये वाले, तो इनको अगर हम एक सेट में बंद कर दें तो उस सेट को हमने D सेट का नाम दिया है, और D सेट जो है वो A का सबसेट है। क्योंकि देखें कि ये जो एलिमेंट्स हमें आ रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, वो पावर सेट के एलिमेंट्स पर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें ए के एलिमेंट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स ये जो हमें मिले हैं ये भी सेट ए से ही आए हैं। तो जब सेट ए से आएंगे, डी के तमाम एलिमेंट्स ए से आएंगे, तो इसका मतलब डी जो है वो सबसेट ए का है। तो आल्सो डी इज़ डी न्यूमरेबल, तो डी जो है वो डी न्यूमरेबल भी है। क्यों? क्योंकि ये देखें जो पहला एलिमेंट है इसको 1 बोलें, दूसरे को 2 बोलें, तीसरे को 3 बोलें, इस तरह सो ऑन चलता जाएगा। तो ये थ्योरम का प्रूफ हो गया हमारा। नेक्स्ट थ्योरम 2 है कि ए सबसेट ऑफ अ डी न्यूमरेबल सेट इज़ फाइनाइट आर डी न्यूमरेबल। तो किसी भी डी न्यूमरेबल सेट का जो सबसेट होता है वो भी फाइनाइट होता है या डी न्यूमरेबल होता है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि पी जो है वो डी न्यूमरेबल है, यानी कि जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 वो डी न्यूमरेबल है। और उसका जो सबसेट ई है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, वो मैंने बताया था ना कि वो सेट ऑफ इवन इंटीजर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का सबसेट है। तो ई जो है वो सबसेट है पी का, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो जो फिर ई जो है वो सबसेट है पी का, तो ई जो है वो भी डी न्यूमरेबल होगा। ठीक है, तो आल्सो ई की जो कार्डिनैलिटी है वो पी के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट हम करते हैं, इसका प्रूफ आप देखते हैं। ये तो एक एग्जांपल थी ना, एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि जो सेट पी है वो हमारा डी न्यूमरेबल सेट है, और उसका एक सबसेट हमने ई सेट ऑफ इवन इंटीजर, वो भी हमने देखा कि वो भी डी न्यूमरेबल है और उसकी कार्डिनैलिटी पी के बराबर ही है। हम एक सेट ए लेट करते हैं, A1 A2 सो ऑन चलता जा रहा है, इज अ डी न्यूमरेबल सेट। तो ये एक डी न्यूमरेबल सेट है। और इस सेट ए का हम लेट करते हैं कि कोई सेट बी जो है वो सबसेट है। जो सेट हमने ए लेट किया है उसका हमने एक सेट बी जो है वो सबसेट ले लिया है, और देखें कि बी की दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो बी खाली सेट हो सकता है, क्योंकि खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो बी जो है यहाँ पे खाली सेट हो सकता है, तो देन इट इज़ ऑब्वियस बी जो है अगर खाली सेट है वो तो फिर फाइनाइट हो गया, तो हमारा थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो गया। लेकिन अगर हम लेट करते हैं कि बी जो है वो खाली सेट नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि B1 एक ऐसा एलिमेंट बी से लेते हैं, और B1 हम इस तरह से लेंगे कि वो फर्स्ट एलिमेंट होगा सीक्वेंस का ए में से। ठीक है, यानी कि आप
जो है वो बी सेट आपने लेना तो सेट ए में से ही है, ठीक है। बी सेट आपने लेना तो सेट ए में से ही है, क्योंकि बी सेट ए का सब सेट है। तो उसमें क्या होगा कि बी वन जो होगा, आप चाहे ए वन ए टू ए थ्री जितने मर्जी एलिमेंट छोड़ दें, अगर आपने ए फोर एलिमेंट लिया है तो जो बी वन है वो सेट बी का पहला एलिमेंट बन जाएगा। यानी कि अगर आपने ए वन टू थ्री ए वन ए टू ए थ्री छोड़ दिए हैं, आपने ए फोर को पहला एलिमेंट लिया है बी सेट के लिए, तो बी वन जो होगा वो फिर ए वन के लिए पहला सेट एलिमेंट बन जाएगा। जो बी वन है वो सीक्वेंस का पहला एलिमेंट हो जाएगा ए के लिए। इसी तरह बी टू जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी टू जो है वो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा बी वन के बाद, ठीक है। यानी बी वन हमारा पहला एलिमेंट था सेट बी का, और बी टू जो है वो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बी सेट होगा वो कुछ इस शक्ल का होगा कि बी वन के बाद बी टू, फिर बी थ्री, बी फोर, इस तरह सोन चलता जाएगा। इफ़ द सीक्वेंस बी वन बी टू थ्री बी वन एंड्स देन बी इज़ फाइनाइट। तो ये सीक्वेंस अगर कहीं पे जा ख़त्म हो जाता है फिर तो बी सेट हमारा फाइनाइट हो जाएगा। अदरवाइज बी इज़ डी न्यूमरेबल। तो अगर ये ख़त्म नहीं होता तो फिर ये डी न्यूमरेबल। कैसे डी न्यूमरेबल है कि देखें, हम इसको सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ काउंट कर सकते हैं। पहला एलिमेंट बी वन को वन कह दिया, इसको टू कह दें, इसको थ्री कर दें, बी फोर को फोर कर दें, इस तरह करके ये चलता जाएगा। तो हमने वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो बना दी है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और सेट बी के दरमियान। तो देखें, जब हम वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस या वन वन या ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर देते हैं दो सेट्स के दरमियान, तो वो क्या बन जाता है, डी न्यूमरेबल बन जाता है। नेक्स्ट एक करोलरी है कि ए सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल सेट का जो सबसेट होगा वो भी काउंटेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है कि लेट ए वन ए टू ए थ्री बी अ सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट डी न्यूमरेबल सेट्स। तो देखें कि ये हमारे पास कुछ सेट्स हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं, ए वन ए टू ए थ्री इनफाइनाइट सेट्स हैं, और ये सीक्वेंस है सेट्स का। और इसमें ऐसे सेट्स हैं कि जो डिसजॉइंट है, यानी कि अगर ए वन का इंटरसेक्शन ए टू के साथ करें तो वो खाली सेट आएगा, ए टू का ए थ्री के साथ करें तो वो भी खाली सेट आएगा। देन द यूनियन ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन अप टू सो ऑन। और इसको हमने जिस तरह के नंबर्स को हम जमा करते हैं तो समेशन इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरह देखें कि हमने ये सिंबल यूनियन का इस्तेमाल करके इसको एक कंपैक्ट फॉर्म में ए आई की शक्ल में लिख दिया। यहाँ पे आई जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है। देखें, आई की वैल्यू जब वन होगी तो ए वन हमें ये वाला मिल जाएगा, दरमियान में यूनियन उसके बाद आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू टू करेंगे तो ए टू मिलेगा, फिर यूनियन आ जाएगा। इस तरह करके ये देखें, हमने इस पूरी लंबी सी स्टेटमेंट को हमने इस तरह कंपैक्ट करके शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। तो उसने कहा है कि अगर तमाम सेट्स ए वन ए टू ए थ्री ये डी न्यूमरेबल हैं तो उनका यूनियन भी क्या होगा, डी न्यूमरेबल ही होगा। इसका प्रूफ देखते हैं कि हमने इसके लिए एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि हमने जो ए वन सेट है उसमें किस तरह के एलिमेंट लिए कि ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, यानी कि पहला एलिमेंट वन, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर ए वन सेट लिया है तो उसका पहला एलिमेंट वन होगा, सबका वन, फिर वन टू थ्री चलता जाएगा। ए टू लिया तो पहला एलिमेंट टू, फिर टू, फिर टू, तो बाकी साथ वन टू थ्री अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अगर ए थ्री लिया तो पहला एलिमेंट थ्री, बाकी वन टू थ्री साथ चलता जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह ए फोर वन, ए फोर टू, ए फोर थ्री, ठीक है। इसी तरह कैपिटल ए फाइव, इस तरह करके चलता जाएगा। अगर हम इन सब का यूनियन करें, ये जो हमने तीन सेट्स यहाँ पे तो हमने तीन लिखे हैं लेकिन ये इनफाइनाइट सेट्स हैं, अगर हम इनका यूनियन करें तो यूनियन इसका इस शक्ल में आएगा। ये पहले सेट के एलिमेंट, ये दूसरे सेट के एलिमेंट, ये तीसरे एलिमेंट के सेट्स, फिर इस तरह चौथे के आगे चलते जाएं तो ये चलते जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक और ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि एक डी एन सेट इस तरह डिफाइन करेंगे कि जिसमें एलिमेंट्स होंगे ए आई जे के शक्ल के। डी एन सेट में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, ए आई जे के शक्ल के होंगे, जहाँ पे जो एन है वो किसके बराबर है, आई प्लस जे के, और एन जो है वो ग्रेटर देन वन है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस सेट में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जो डी एन है वो किस तरह का सेट होगा। तो देखें, हमने आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू वन ले ली, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, टू, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, वन प्लस वन, ठीक है, टू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब एन की जगह पे एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो ये डी टू बन जाएगा। तो डी टू यानी देखेंगे आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू वन, तो इसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबल कम्बिनेशन बनता है, वो सिर्फ वन वन आ सकता है। यानी कि ये नहीं है कि आप एक वन को इधर ले जाएं दूसरे को आई की जगह पे, तो सिर्फ एक कम्बिनेशन वन वन के लिए सिर्फ ए वन वन ही आएगा। इसी तरह जब हम क्या करेंगे कि ए को आई को हम ले लेंगे टू, जे को ले लेंगे वन, तो यहाँ पे एन की वैल्यू थ्री बनेगी तो डी थ्री सेट हमारा बन जाएगा। तो
आई को हम पहले क्या कर सकते हैं, ए को 1 2 लिख सकते हैं और 2 1, दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। 2 और 1 की, 1 और 2 की दो पॉसिबिलिटीज़, पहले 1 ले लें फिर 2 ले लें, फिर 2 ले लें फिर 1 ले लें, दो एलिमेंट्स। D3 में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, दो एलिमेंट्स। इसी तरह D4 जो है, D4 के लिए हम आई की वैल्यू 1 और जे की 3 ले सकते हैं, जे की 3 ले ली, आई की 1 ले ली। इस तरह करके 3 कम्बिनेशन बन सकते हैं कि A13 A22, क्योंकि देखें कि 1 + 3 भी 4 होता है, 2 + 2 भी 4 होता है और 3 + 1 भी 4 होता है। तो ये 3 कम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। D4 के लिए 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं और ये जितने भी तमाम एलिमेंट्स हैं ये फाइनाइट हैं। देखें पहले में 1 एलिमेंट, दूसरे में 2, तीसरे में 3 एलिमेंट, इस तरह करके ये सारे चलते जाएंगे और DN जितने भी सेट्स बनेंगे वो सारे फाइनाइट बनेंगे। अब हमने लेट कर लिया कि जो इन सब डी सेट्स जो हैं, अगर इनका हम यूनियन कर दें तो वो टी सेट के बराबर हमने लेट कर लिया। तो हेयर टी जो है टी भी काउंटेबल है। टी कैसे काउंटेबल है कि देखेंगे ये जो तमाम सेट्स हैं इसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी डी एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं और काउंटेबल हैं, और जब उनका यूनियन करेंगे तो हम वो भी, हमें टी जो है वो भी काउंटेबली फाइनाइट ही मिलेगा। तो आल्सो जो है वो टी जो है वो किसके बराबर था, वो हमने यूनियन, ये A1 A2 सब का यूनियन जो था उसके बराबर इसको कर लिया। तो देखें जब हमने टी या डी सेट्स, जितने डी सेट्स हमें मिले थे इनका अगर हम यूनियन करें तो क्या बनता है, A11 A21 A12 A13 A22 A31। तो देखें इस तरह का सेट्स हमारे पास आ जाएगा जब हम इन तमाम डी सेट्स का यूनियन करेंगे। तो डी सेट्स का जो यूनियन है वो हमारे पास किसके बराबर है, टी सेट के बराबर। और टी सेट हमारा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा सेट जो है वो इसके बराबर आ गया और इस सेट को हम 1 2 3 4 इस तरह करके काउंट कर सकते हैं। तो देखें कि ये फिर यूनियन वाला तमाम सेट्स का यूनियन जो है वो भी हमारे पास डी न्यूमरेबल हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बस थोड़ी सी ट्रिक्स थी इसमें जो डी सेट हमने डिफाइन किया, ठीक है। वो थोड़ा सा गौर करना है कि D2 के लिए एक ही एलिमेंट बनेगा, क्योंकि 1 1 वैल्यू है तो 1 1 को हम सिर्फ एक ही जो है वो पैटर्न से रख सकते हैं, 1 1। D3 के लिए हम 2 और 1 वैल्यू ली थी, 2 और 1 को हम दो तरह रख सकते हैं, 1 और 2 और 2 और 1। D4 के लिए हम वैल्यूज़ ले सकते हैं, 1 या 3 ले सकते हैं, 3 या 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक थी वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर्स इज डी न्यूमरेबल। तो यहाँ पे जो हम प्रूव करेंगे वो हम इस तरह करेंगे कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है उसको स्प्लिट कर लेंगे 3 किस्म के सेट्स में। तो देखें यहाँ पे अगर आप गौर करें कि इसको हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर्स और ज़ीरो वाला जो सेट है उसको हमने ज़ीरो, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स, क्योंकि इनको अगर आप यूनियन करें तो आपके पास सारे का सारा सेट ऑफ रैशनल नंबर बन जाएगा। हम क्या करेंगे, हम तमाम सेट्स को जो है वो डी न्यूमरेबल प्रूव करेंगे और इस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे कि अगर सेट्स जो हैं वो डी न्यूमरेबल हैं तो उनका यूनियन भी डी न्यूमरेबल होता है। देखिए हमने सेट Q लिया रैशनल नंबर्स का, उसको हमने 3 सेट्स में स्प्लिट करके यूनियन में लिख दिया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स अलहदा कर लिए, नेगेटिव रैशनल नंबर्स अलहदा कर लिए, और एक ज़ीरो भी होता है, रैशनल नंबर्स में ज़ीरो भी होता है और उसको हमने अलहदा कर लिया क्योंकि ज़ीरो जो है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डी न्यूमरेबल करेंगे फिर इसको करेंगे। ये ज़ीरो वाला तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये एक फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट हमेशा डी न्यूमरेबल होता है, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन अप्लाई किया Q पॉजिटिव से P क्रॉस P तक, ठीक है। किस तरह डिफाइन किया, डिफाइन इस तरह किया कि F फंक्शन हम P ओवर Q पे, जब किसी भी रैशनल नंबर को हम P ओवर Q की शक्ल में लिखते हैं ना, तो जब हम इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे रैशनल नंबर पे तो हमें एक ऑर्डर पेयर मिलेगा। ऑर्डर पेयर कहाँ से मिल जाएगा, P क्रॉस P से, क्योंकि ऑर्डर पेयर फिर कहाँ पे चला जाएगा, P क्रॉस P पे। तो देखें ये P ओवर Q पॉजिटिव से आ रहा है, ठीक है। और ये P ओवर Q ऐसे नंबर्स हैं जिनका GCD 1 है, इनको हम रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ऐसे नंबर जिनका GCD 1 हो, यानी कि जो 1 के अलावा किसी पे डिवाइड ना होते रहो। फॉर एग्जांपल अगर हमने P ओवर Q को 2 ओवर 3 लिया है तो ये 2 और 3 जो हैं वो इनका GCD 1 है, और देखें जब फंक्शन इन पे अप्लाई हुआ तो इसने इसको ऑर्डर्ड पेयर में चेंज कर दिया 2, 3, ठीक है। देन F इज़ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस। तो देखें हम एक रेशनल नंबर डाल रहे हैं और हमें एक मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें,
ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, तो ये 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की कॉरेस्पॉन्डेंस है पी क्रॉस पी के साथ, ठीक है। देखिए ना कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से हम नंबर लेते हैं और वो पी क्रॉस पी पे मैप कर देता है, तो ये दोनों सेट्स क्या हो गए, इक्विपोटेंट हो गए। और पी क्रॉस पी जो है वो किसके इक्विपोटेंट था, ये हम पीछे पढ़ के आए कि ये पी के इक्विपोटेंट है। तो अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो ये फिर पी क्रॉस पी दो जगह पे मौजूद है, ये खत्म हो जाएगा, तो क्यू पॉजिटिव जो है वो किसके इक्विपोटेंट हो जाएगा, पी के हो जाएगा। तो देखिए हमने क्यू पॉजिटिव को न्यूमरेबल डी न्यूमरेबल यहाँ पे साबित कर दिया, क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी सेम है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। इसी तरह इस्तेमाल करें क्यू नेगेटिव को, यही सेम प्रोसीजर आपने क्यू नेगेटिव के लिए उसको डी न्यूमरेबल साबित करें। तो देखें जीरो वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये डी न्यूमरेबल है, ठीक है। तो जब इनका आप तीनों का यूनियन करेंगे, तीन डी न्यूमरेबल सेट्स का यूनियन जो है वो भी डी न्यूमरेबल होता है। तो देखें ओवरऑल जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होगा ओवरऑल वो हमारे पास डी न्यूमरेबल बन जाएगा। एक और नोट है कि द सेट जी इज आल्सो डी न्यूमरेबल, और सेट ऑफ इंटीजर जो है वो भी उनका सेट भी डी न्यूमरेबल होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, इनको आपने याद रखना है और इसका प्रूफ भी थोड़ा सा आप देख लें। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।